हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम पहुंचे। यहां उन्होंने संत रविदास के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना भी की। करोल बाग के रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं के साथ भजन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कीर्तन के दौरान मांझ बजाई और भजन भी गाए। बता दें कि रविदास जयंती हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि महान संत गुरु रविदास ने बिना भेदभाव के परस्पर प्रेम और समता का व्यवहार करने का संदेश दिया। आइए हम सब गुरु रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए समता, समरसता, समन्वय पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी के रविदास मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी। संत रविदास जयंती के मौके पर दर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंगर भी खाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म वाराणसी की काशी में पवित्र धरती पर हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आज वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास महाराज की जन्मस्थली पर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास महाराज के मंदिर में दर्शन किया और मत्था टेका। इसके बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद लेकर उन्होंने सदगुरु महाराज के अनुयायियों से अमृत वाणी सुनी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां एक बार बीजेपी के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहां विकास आया वहां वंशवाद का हुआ सफाया, जहां शांति और सुरक्षा आई वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे और भाजपा को जिस तरह से देश के अनेक राज्यों में सेवा करने का मौका मिला, मुझे पंजाब की वैसी सेवा करने का मौका नहीं मिला। पहले हम यहाँ एक छोटे दल के रूप में सरकार के साथ हाशिए पर चला करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम आज शाम 3:50 पर सीतापुर में रैली करेंगे, जहां चौथे चरण का मतदान होना है। यहां मोदी अवध, बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी के वोटरों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से 18 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। आज सुबह एक शख्स ने कार लेकर उनके घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया। बप्पी लहरी ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनकी उम्र करीब 69 साल थी। मंगलवार रात को बप्पी लहरी की तबीयत अचानक बिगड़ी। बप्पी बीते कुछ समय से बीमार थे। गले में सोने की मोटी चेन और अंगूठियां पहनना उनकी पहचान थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि बप्पी लहरी के गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि बप्पी लहरी का संगीत सर्वांगीण था और विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था। उनका जीवन स्वभाव सभी को याद रहेगा। उनके निधन से दुखी हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया। बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवंत स्वभाव के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस लाइन में दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस की 75वीं स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने न केवल कोरोना महामारी के दौरान एक असाधारण काम किया जो देश भर के पुलिस जवानों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि सऊदी के दौरान कई आतंकी घटनाओं को भी विफल किया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि दिल्ली में पुलिस को कोरोना महामारी और दिल्ली दंगों के दौरान निभाई गई भूमिका के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को अगले 5 साल और साथ ही अगले 25 सालों के लिए सुपरिभाषित लक्ष्यों के साथ एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता 6 मुस्लिम छात्राओं ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए छात्राओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हिजाब विवाद के बहाने भारत पर आए इस्लामिक देशों के संगठन OIC के बयानों का विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने OIC सचिवालय की तरफ से दिए बयानों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बताया। मंत्रालय ने कहा कि हिजाब का मुद्दा भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक सुलझा लिया गया है। हिजाब विवाद के बीच 16 फरवरी यानी आज से कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों को खोल दिए गए। हालांकि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक छात्र फिलहाल धार्मिक कपड़े पहनकर शिक्षण संस्थान में नहीं आ सकेंगे। प्रशासन ने जिले में 16 फरवरी की सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक PU कॉलेज, डिग्री और अन्य कॉलेजों में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत कॉलेज परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़ और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। अदालत के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की है। इसे लागू करने में उनका सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब के मशहूर एक्टर दीप सिद्धू की हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची हरियाणा पुलिस ने अपने कब्जे में शव को लेकर जांच शुरू कर दी है। दीप की मौत पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शोक जताया है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। परिवार अयोध्या जनपद के पटरंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। सभी लोग लखनऊ से अपने घर जा रहे थे, तभी हाईवे पर खड़े कंटेनर में उनकी कार टकराने से यह हादसा हुआ। मृतकों में पति, पत्नी और 2 बच्चों समेत अन्य लोग शामिल हैं। इस साल होली से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह क्रूड ऑयल का दाम 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचना है। बीते 3 महीने में से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े। वहीं 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही या उससे पहले कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए तक बढ़ा सकती है। उत्तर भारत में सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में कोहरे की वापसी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर प्रदेश में माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया। SP राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि कल्पवासी और श्रद्धालु संगम तट और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार स्नान कर रहे हैं। CCTV और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर PM मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम पहुंचे। यहां उन्होंने संत रविदास के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही देश के सुख शांति के लिए प्रार्थना भी की। करोल बाग के रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन के बाद PM मोदी ने श्रद्धालुओं के साथ भजन में हिस्सा लिया। PM मोदी ने कीर्तन के दौरान मांझ बजाई और भजन भी गाए। बता दें कि रविदास जयंती हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि महान संत गुरु रविदास ने बिना भेदभाव के परस्पर प्रेम और समता का व्यवहार करने का संदेश दिया। आइए हम सब गुरु रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए समता, समरसता, समन्वय पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी के रविदास मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं भी दी। संत रविदास जयंती के मौके पर दर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंगर भी खाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म वाराणसी में काशी के पवित्र धरती पर हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आज वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास महाराज की जन्मस्थली पर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास महाराज के मंदिर में दर्शन किए और मत्था टेका। इसके बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद देकर उन्होंने सद्गुरु महाराज के अनुयायियों से अमृत वाणी सुनी। संत रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी के एक गुरुद्वारे पहुंचे, जहां दोनों ने गुरुद्वारे में लंगर परोसा। इसके बाद सभी के साथ बैठकर लंगर भी खाया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां एक बार बीजेपी के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवारों की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहां विकास आया वहां वंशवाद का हुआ सफाया, जहां शांति और सुरक्षा आई वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे और भाजपा को जिस तरह से देश के अनेक राज्यों में सेवा करने का मौका मिला, मुझे पंजाब की वैसी सेवा करने का मौका नहीं मिला। पहले हम यहाँ एक छोटे दल के रूप में सरकार के साथ हाशिए पर चला करते थे। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कुकृत्य नहीं किए। पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी? इन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे में धकेला और दूसरे दिल्ली में युवाओं को शराब का आदी बना रहे। एक ने पंजाब को लूटा और दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 3:50 पर सीतापुर में रैली को संबोधित करेंगे, जहां चौथे चरण का मतदान होना है। यहां मोदी अवध, बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी के वोटरों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से 18 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। आज सुबह एक शख्स ने कार लेकर उनके घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया। बप्पी लहरी ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 69 साल थी। मंगलवार रात को बप्पी लहरी की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई। बप्पी बीते कुछ समय से बीमार थे। गले में सोने की मोटी चेन और अंगूठियां पहनना उनकी पहचान थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि बप्पी लहरी के गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि बप्पी लहरी का संगीत सर्वांगीण था और विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था। उनका जीवंत स्वभाव सभी को याद रहेगा। उनके निधन से दुखी हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया। बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवंत स्वभाव के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस लाइन में दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस की 75वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस न केवल कोरोना महामारी के दौरान एक असाधारण काम किया जो देश भर के पुलिस जवानों के लिए प्रेरणा है, बल्कि इस अवधि के दौरान कई आतंकी घटनाओं को भी विफल किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मैं दिल्ली पुलिस को कोरोना महामारी और दिल्ली दंगों के दौरान निभाई गई भूमिका के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को अगले 5 साल और साथ ही अगले 25 सालों के लिए सुपरिभाषित लक्ष्यों के साथ एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। हिजाब विवाद के बीच 16 फरवरी यानी आज से कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों को खोल दिए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक छात्र फिलहाल धार्मिक कपड़े पहनकर शिक्षण संस्थानों में नहीं आ सकेंगे। प्रशासन ने जिले में 16 फरवरी की सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक पीयू कॉलेजों, डिग्री और अन्य कॉलेजों में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत कॉलेज परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़ और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। अदालत के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की है। इसे लागू करने में उनका सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब के मशहूर एक्टर दीप सिद्धू की हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची हरियाणा पुलिस ने अपने कब्जे में शव को लेकर जांच शुरू कर दी है। दीप की मौत पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शोक जताया है।
लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। परिवार अयोध्या जनपद के पटरंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। सभी लोग लखनऊ से अपने घर जा रहे थे, तभी हाईवे पर खड़े कंटेनर में उनकी कार टकराने से यह हादसा हुआ। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चों समेत अन्य लोग शामिल हैं। इस साल होली से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह क्रूड ऑयल का दाम 8 साल के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंचना है। बीते 3 महीने में पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े। वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आते ही या उससे पहले कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए तक बढ़ा सकती है। उत्तर भारत में सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में कोहरे की वापसी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर प्रदेश में माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया। एससी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि कल्पवासी और श्रद्धालु संगम तट और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 59 लाख के पार हो गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,56,000 के पार हो गया। वहीं दुनिया में 33 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 30,615 नए मामले सामने आए। इस दौरान 82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 514 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,70,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 222 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,696 हो गई है। वहीं 3,452 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 603 नए कोरोना मरीज मिले और 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,527 हो गई है। वहीं प्रदेश में आज 1,469 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 173 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला डोज और 76 करोड़ 10 लाख दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाया गया है। एमपी में 11 करोड़ 26 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। भोपाल में सीएम शिवराज कल 275 करोड़ रुपए के किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। सीएम ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा देंगे। कल दोपहर 3:30 बजे किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर किया जाएगा। इससे 25 जिलों के करीब 1,70,000 किसानों को राहत राशि मिलेगी। राज्य में आज से माघी पुन्नी मेले की शुरुआत हो गई। सुबह पुण्य स्नान करने त्रिवेणी संगम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि आज श्रद्धालु भगवान श्री कुलेश्वर नाथ महादेव और राजीव लोचन के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य माघी पुन्नी सैकड़ों सालों से आयोजित होता आ रहा है। बीजापुर से अगवा इंजीनियर और मजदूर को नक्सलियों ने 5 दिन बाद रिहा कर दिया। दोनों को बेदरे निर्माणाधीन पुल से अगवा किया गया था, जिसके बाद से इंजीनियर की पत्नी और बच्चे लगातार रिहाई के लिए गुहार लगा रहे थे। भाटापारा में ग्रामीण और ग्राम पंचों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि वन विभाग के आदेश के बिना ग्राम पंचायत सुबह में पेड़ काट दिए गए। पंचों ने बताया कि 1,57,000 की राशि लगभग 100 पेड़ों की नीलामी की रखी गई थी। शिकायत एसएफएम और तहसीलदार से भी की गई है। रायपुर के अबनपुर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे इसमें सवार 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। महिलाएं राजिम पुन्नी मेला में शामिल होने जा रही थी। सभी भिलाई के सुभाष नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल आज शाम 7:45 पर वापस रायपुर लौटेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं, जो 5 दिन बाद आज रायपुर लौटेंगे। वहीं सीएम भूपेश चौथे चरण के प्रचार के लिए भी जाएंगे। जांजगीर चांपा के बसंतपुर गांव में एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे लोगों की नाराजगी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गोबरा नवापारा में बीती रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक अशोक सिन्हा राजिम का रहने वाला है, जो कल रात को गोबरा नवापारा से साइकिल से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान राजिम पुल के पहले किसी अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया।
केशकाल घाटी में सड़क हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा। देर रात मोड़ क्रमांक 3 में नीलगिरी लकड़ी से लदी गाड़ी पलट गई, जिसकी वजह से रात 12 बजे से NH30 का आवागमन कई घंटों तक बाधित रहा। बता दें कि एक ही मोड़ पर लगातार चौथी बार गाड़ी पलटी है। हादसे जर्जर सड़कों की वजह से हो रही है। मुरैना के जोड़ा थाना इलाके में स्थित गल्ला मंडी के पास एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का टेंट का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलती आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायपुर पुलिस बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विशेष गुंडा अभियान चला रही है, जिसके तहत शहर के 24 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इस अभियान में शातिर बदमाशों समेत 171 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंदसौर के गरोठ पुलिस ने चोर गैंग का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों के पास से 2 बाइक, 2 कार समेत मोबाइल टावर की बैटरियां, पिस्टल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जब्त सामान की कीमत 53 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। बेमेतरा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। दोनों डायरेक्टर BN गोल्ड चिटफंड कंपनी के हैं। पुलिस के मुताबिक विकास कुमार और विनय कुमार के खिलाफ बेमेतरा और नानघाट थाने में मामले दर्ज हैं, जिसके आधार पर बेमेतरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। धमतरी जिले में नौकरी लगाने के नाम पर 6 लोगों से 7 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। शिवपुरी के कनाखेड़ी गांव में लूट की वारदात सामने आई है। लुटेरों ने फसल बेचकर आ रहे किसानों से 1,15,000 रुपए की लूट की, जो पोहली कृषि उपज मंडी से लौट रहे थे। मामला पोहरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा के भिलाई गांव में एक इंजीनियर की हत्या का मामला सामने आया है। बलौदा थाने के TI विवेक पांडे ने बताया कि 26 साल का राजेश देवांगन मंगलवार की दोपहर घर से निकला था, जिसकी लाश आज खून से लथपथ खेत में मिली है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दतिया के भांडेर के जौरी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। विवाद में 2 युवक घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर खाद्य विभाग की टीम ने रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 27 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। खाद्य विभाग के मुताबिक अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कारोबार संचालित किया जा रहा था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में होगा। टीम इंडिया ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों में वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया था। ऐसे में वेस्टइंडीज के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की। जो बाइडेन का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बाइडेन ने रूस से कुछ सैनिकों को वापस लेने की बात कही। उन्होंने यूक्रेन में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की अपील किया। साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि अगर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। पूर्वी यूरोप में लगातार बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के पास तैनात रूसी सैनिकों के अपने ठिकानों पर वापस लौटने की खबर पर अमेरिका ने शंका जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक रूस के उस दावे को कंफर्म नहीं किया कि जिसमें रूसी सैनिकों के पीछे हटने की बात कही गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर नाटो देशों के साथ मजबूती से खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका नाटो के इलाके में मौजूद एक इंच जमीन की रक्षा पूरी ताकत के साथ करेगा। बाइडेन ने कहा कि एक नाटो देश के खिलाफ हमला हम सभी के खिलाफ हमला है। सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच यूक्रेन पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। यूक्रेन के डिफेंस नेटवर्क और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर अटैक की खबर सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने की है। युद्ध की स्थिति में गैस की कीमतें प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। पूर्वी यूरोप में सैन्य तनाव कम करने के लिए अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने बात की। रूस और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक प्रयास भी जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को रूस के सामने अपनी चिंताओं को जाहिर भी किया। जर्मन चांसलर के साथ भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 3 घंटे बैठक की। बैठक में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में नरसंहार हो रहा। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि रूस यूरोप में युद्ध नहीं चाहता।
रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में हो रहे भारतीयों और रह रहे भारतीयों और छात्रों से कहा है कि वह अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। साथ ही भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा टालने के लिए कहा गया है। यूक्रेन में अभी करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय हैं। रूसी हमले को देखते हुए भारत समेत अमेरिकी, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, लातविया और डेनमार्क ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है। इस बीच यूक्रेन से हवाई किराया 70,000 से 2 लाख रुपए तक हो गया है, जिससे यात्रियों को वापस अपने देश लौटने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।